हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और मैं हाइड्रोग्राफ के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोग्राफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, कन्वेंशनल की या इंटरव्यू की, हाइड्रोग्राफ से डेफिनेट तौर पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हाइड्रोग्राफ अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ करके स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम डील करेंगे कि हाइड्रोग्राफ बेसिकली क्या होता है, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे एंड आफ्टर दैट आने वाले वीडियोस में हम इसके टेक्निकल पॉइंट्स की भी बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें कि हाइड्रोग्राफ आखिर होता क्या है, तो हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज और टाइम इन दोनों के बीच में एक रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल तौर पे इस्टेब्लिश करता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या हम किसी भी डिस्चार्ज की बात कर सकते हैं? देन आंसर इज नो। हम यहाँ पे किसी भी डिस्चार्ज की बात नहीं कर सकते। डिस्चार्ज तो कई तरह से हो सकता है, वो रिवर का डिस्चार्ज हो सकता है, वो कैनाल का हो सकता है, वो रिजर्वायर का हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे जब बात करते हैं हाइड्रोग्राफ की, तो हाइड्रोग्राफ रेनफॉल की वजह से जो डिस्चार्ज पैदा हो रहा है और जितने ड्यूरेशन में रेनफॉल हो रही है उस ड्यूरेशन, उस टाइम पीरियड की जो बात करते हैं, उन दोनों के बीच का एक ग्राफिकल रिलेशनशिप है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे समराइज करें तो हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल, डिस्चार्ज एंड टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग हाइड्रोग्राफ को तीन बेसिक कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक है राइजिंग लिम्ब, एक पीक और आफ्टर दैट रिसेशन लिम्ब या फॉलिंग लिम्ब। ठीक, हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो किस तरह से हम हाइड्रोग्राफ को पढ़ेंगे और फिर हम टेक्निकल सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये जो हमारा पूरा हाइड्रोग्राफ है ये एक कर्व ही तो है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर ध्यान से देखिए, आपको मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, तो ये जो कर्व है ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं है। ये हो भी सकता है लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया आपका कि क्या हाइड्रोग्राफ हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है? तो आंसर इज नो। ये आपका बीटा कर्व भी हो सकता है और ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। जब आपका बारिश स्टार्ट होता है, जब आपका रेनफॉल होता है, तो जिस पॉइंट से वो शुरू होता है वहां से आपका हाइड्रोग्राफ ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अपने स्टार्टिंग के पोर्शन में हाइड्रोग्राफ कैसा होता है, वो आपका कॉनकेव नेचर शो करता है। अब आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो पता होगा, ऐसा बना है तो कॉनकेव और ऐसा बना है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जब बारिश स्टार्ट होती है तो अपने इनिशियल स्टेज में जो हाइड्रोग्राफ होता है वो कॉनकेव नेचर शो करता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ता जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये जो कर्वेचर है वो अपने टेंडेंसी को चेंज करता है। इट मीन्स वो कॉनकेव से अब कॉन्वेक्स की तरफ मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये शिफ्टिंग देखने को मिलती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, और इस पॉइंट पर राइजिंग लिम्ब फिनिश होता है और उस पॉइंट से आपका पीक शुरू होता है। पीक का जितना भी हिस्सा होता है ये पूरा हिस्सा आपका कॉन्वेक्स कर्वेचर शो करता है। ठीक है, आफ्टर दैट एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका ये कॉन्वेक्स कर्वेचर अपनी टेंडेंसी खो देता है और फिर से हाइड्रोग्राफ का हिस्सा आपका कॉनकेव नेचर को शो करना शुरू कर देता है। तो अगर हम इस चीज़ को समराइज करें तो हम चीज़ समझ सकते हैं कि हाइड्रोग्राफ बेसिकली तीन पार्ट में टूटता है। राइजिंग लिम्ब जो कि कॉनकेव कर्वेचर शो करता है, क्रेस्ट या पीक जो कि आपका कॉन्वेक्स नेचर शो करता है, और देन अगेन रिसेशन लिम्ब जो कि आपका क्या दिखाता है, ये आपका कॉनकेव नेचर को शो करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी के टर्म्स में हाइड्रोग्राफ को समझ लिए। अब अगर हम इसको टेक्निकल पॉइंट्स पे आएँ तो टेक्निकल पॉइंट्स पे अगर हम स्टडी करने की बात करें तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा है राइजिंग लिम्ब। अब राइजिंग लिम्ब को अगर आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये कॉनकेव पोर्शन है किसका, हाइड्रोग्राफ का, जो कि दिखाता है कि जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो डिस्चार्ज ओवरफ्लो है वो भी बढ़ता जाएगा और वो अपने मैक्सिमम वैल्यू की तरफ क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें डायग्राम को, तो जिस पॉइंट पर आपका बारिश शुरू हुआ है उस पॉइंट से आपका हाइड्रोग्राफ स्टार्ट हुआ। जब रेनफॉल इनिशिएट होता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। जो बारिश का पानी है या तो वो अंडरग्राउंड फ्लो करे या फिर बारिश का पानी आपका ओवर द सरफेस फ्लो करे। ठीक, हम जानते हैं कि सॉइल पोरस होती है जिसकी वजह से बारिश का काफ़ी हिस्सा पोरोसिटी की वजह से प्रेसिपिटेट होते हुए नीचे से अंडरग्राउंड फ्लो में पार्टिसिपेट करने लगता है। तो रेनफॉल का वह हिस्सा
जो कि बिलो द सरफेस फ्लो करता है उसको हम बेस फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ द पोर्शन में पोरोसिटी की वजह से बारिश का मैक्सिमम हिस्सा आपका अंडर द सरफेस फ्लो करने लगता है। धीरे धीरे बारिश अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करती जाती है और ये अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी पर पहुंच जाती है जहां पर बारिश मैक्सिमम होता है। जब रेनफॉल अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, अब बारिश का पानी ओवर द सरफेस ट्रैवल करना शुरू कर देता है। तो जिस पॉइंट से आपका बारिश का पानी ओवर द सरफेस फ्लो करना शुरू कर देता है, वहाँ से आपका जो डिस्चार्ज है उसको हम बोलते हैं सरफेस डिस्चार्ज। ठीक है, उस केस में आपका जो डिस्चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस डिस्चार्ज, या बहुत सारी बुक में इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, तो आप सरफेस रन ऑफ बोल सकते हैं, सरफेस डिस्चार्ज बोल सकते हैं, या डायरेक्ट रन ऑफ बोलते हैं, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे? अब होता कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग ऑफ द रेनफॉल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब बारिश इनिशिएट होती है तो बारिश के जो पानी होता है उसका काफ़ी हिस्सा इवापोरेट हो जाता है गर्मी के कारण। काफ़ी हिस्सा जो ट्रीज होती हैं उनके लीव्स में इंटरसेप्ट हो जाता है। ठीक है, और काफ़ी हिस्सा आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस में चला जाता है। तो जब रेनफॉल का इनिशियल हिस्सा है, जो राइजिंग लिम्ब का इनिशियल हिस्सा है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कर्वेचर है वो काफ़ी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये लॉसेस कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो जाएगा, इवापोरेशन का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, बारिश का पानी ऑलरेडी लीव्स पे कलेक्ट हो चुका है, तो आपका ट्रांसपिरेशन और जो आपका इंटरसेप्शन था वो भी ऑटोमेटिक क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो अब लॉसेस हो गए कम। क्योंकि अब लॉसेस हो गए कम तो अब डिस्चार्ज का मैक्सिमम हिस्सा ओवर द सरफेस ट्रेवल करना शुरू कर देगा, यानी कि जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए जो आपका राइजिंग लिम्ब होता है उसका जो सेकंड हाफ होता है वो सेकंड हाफ काफ़ी स्टीप नेचर शो करता है। ठीक है, ये कर्वेचर कुछ इतना तेज़ी से बढ़ता है कि वो एक पॉइंट पे आके अपने कर्वेचर की टेंडेंसी को ही चेंज कर देता है, और अब ये आपका जो कॉन्केव नेचर था वो कॉन्वेक्स नेचर में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोग राइजिंग लिम्ब से क्रीस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक, तो पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या होता है? पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या है कि जब रेनफॉल आपको कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो डिस्चार्ज भी क्या हुआ? आपका बढ़ता जा रहा है। अब डिस्चार्ज चूंकि बढ़ता जा रहा है तो जो डिस्चार्ज है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ। ठीक है, जब डिस्चार्ज अपने पीक पर पहुंच जाता है उसके बाद बारिश हो जाती है बंद, यानी कि अब इनपुट हो गया है ज़ीरो। चूंकि अब इनपुट हो गया है ज़ीरो तो अब किसी भी तरह का आपको डिस्चार्ज एडिशनल देखने को नहीं मिलेगा। चूंकि अब एडिशनल डिस्चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है तो अब क्या होगा? अब आपका जो कर्व है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट के बाद यहाँ पे कर्वेचर फिर से चेंज होता है और ये कॉन्वेक्स से कॉनकेव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब यह शिफ्टिंग होती है तो आपको हाइड्रोग्राफ का फाइनल पोर्शन दिखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग या रिसेशन लिम्ब। ठीक है, तो फॉलिंग या रिसेशन लिम्ब क्या होता है? फॉलिंग रिसेशन का मतलब है कि जैसे आपका बारिश का पानी अब रुक गया, अब चूंकि अब बारिश हो नहीं रही है, इनपुट आ नहीं रहा है, तो इनपुट ना आने की वजह से डिस्चार्ज क्या होगा? रिड्यूस होगा, और डिस्चार्ज चूंकि रिड्यूस होगा तो आपका सरफेस ओवरफ्लो भी क्या होगा? रिड्यूस होने लगेगा, और ये रिड्यूस होते 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 अपने मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा और फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। और अब जितना भी फ्लो आपको देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा फ्लो कैसा होगा? वो पूरा का पूरा फ्लो आपका बेस फ्लो होगा। तो इस तरह से हम ये समझे कि जब बारिश आपकी ओरिजिनेट होती है तो ओरिजिनली वो आपका ग्रेजुअल डिस्चार्ज शो करती है, लेकिन समय के साथ ये डिस्चार्ज बढ़ता जाता है क्योंकि लॉसेस कम हो रहे हैं, और जब बारिश रुकती है तो ये डिस्चार्ज अगेन कम होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो डिस्चार्ज है वो आपका सरफेस रन ऑफ से बेस फ्लो की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर चीज़ों को कंक्लूड करें तो हमारे पास तीन मेन पॉइंट हैं। पहला मेन पॉइंट कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ये एक ग्राफ है डिस्चार्ज और टाइम के बीच का। दूसरा, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, तो तीन कंपोनेंट होते हैं, राइजिंग लिम्ब, पीक और रिसेशन लिम्ब। और लास्ट होता है इसके टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, जैसे कि आपका बेस फ्लो, जैसे कि आपका सरफेस रन ऑफ। ठीक है, तो इन सब को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। होपफुली आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।